जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं इतिहास के प्रश्न। और इतिहास का आज का हमारा चैप्टर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत से जो प्रश्न बनने वाले हैं उनको देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इन यात्रियों में से कौन इटली से था और जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी। तो विजयनगर की यात्रा 15वीं शताब्दी में किसने की थी? निकोलो कॉन्टी ने। किसने की? निकोलो कॉन्टी ने 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा की थी और ये इटली का था। याद रखना, ये इटली का था। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। इन व्याख्या में इन चारों राइटरों को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। निकोलो डी कॉन्टी। निकोलो डी कॉन्टी इटली का रहने वाला था। उसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। उसने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कॉन्टी नामक पुस्तक इस यात्रा का वर्णन किया है। तो याद रखना, निकोलो कॉन्टी की पुस्तक कौन सी है? ट्रेवल ऑफ निकोलो कॉन्टी। इसी में निकितन एक यात्री है। यह एक रूसी यात्री था जिसने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की। याद रखना, निकितन बहमनी साम्राज्य में आया था। अगला है फायन कौन था? ये चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और ये मध्य देश का वर्णन करता है। ये भी पॉइंट याद रखना। अगला है फ्रांसीसी चिकित्सक फ्रांसिस बर्नियर। ये फ्रांसीसी चिकित्सक थे जो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। किसके काल में आया था? शाहजहाँ के शासनकाल में आया था। वह दानिशमंद खां के साथ 5 वर्षों तक रहा और उसे विलियम हार्वे तथा पेगुएट के रक्त परिसंचरण की खोज के बारे में बताया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। सुमेलित हैं, इनमें से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो चलिए देखते हैं। पहला है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो ये इटली का यात्री था और इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था और निकितन अभी आपको बताया ये रूस का यात्री था। सैयद अली रईस ये तुर्की का यात्री था। तो इसमें चारों आपस में सुमेलित हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 और चारों सही हैं। इस प्रकार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आया था। 13वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का सजीव वर्णन किया है। वह वेनिस यानी कि इटली का निवासी था जो पांड्य राजा के दरबार में आया। ये भी याद रखना, मार्को पोलो पांड्य राजा के दरबार में आया था। अगला है मोरक्को यात्री इब्न बतूता। ये मोरक्को अफ्रीका का यात्री था जो 1333 ईस्वी में भारत आया था। अपने ग्रंथ किताब उल रहेला यानी कि रहेला में उसने भारत के विषय में विस्तार से लिखा है। इसकी एक पुस्तक है रोहेला, जिसे हम किताब उल रहेला कहते हैं। अगला है निकितन एक रूसी यात्री था जिसने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी और सैयद अली रईस तुर्की यात्री था। सैयद अली रईस ये तुर्की का यात्री था और निकितन ये रूसी यात्री था और इसने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक में ग्रंथ दे रखे हैं और एक इधर इसके लेखक दे रखे हैं। तो पहला है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसने लिखी है? तो किताब उल हिंद लिखी है अल वरूनी ने। रोहेला किसने लिखी है? तो इब्न बतूता ने। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। और पादशाह नामा ये लाहौरी ने लिखा है। तो इसके कूट कौन से सही हो जाएंगे? इसके कूट सही हो जाएंगे ऑप्शन डी, 1, 2, 4, 3। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, किताब उल हिंद ख्वारिज्म से भारत आए अलवरूनी द्वारा लिखी पुस्तक है। इसमें 11वीं शताब्दी के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म तथा सामाजिक परंपराओं की जानकारी प्राप्त होती है और ये याद रखना 11वीं शताब्दी से संबंधित है। अगली है रोहेला। ये मोरक्को यात्री इब्न बतूता की पुस्तक है। अगला है हुमायूं नामा। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें बाबर व हुमायूं के शासनकाल का विवरण है और तत्कालीन समाज का उल्लेख किया गया है। अगला है पादशाहनामा को 3 इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है। इसे 3 इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है। शाहजहाँ के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों का वर्णन अमीन काजवीनी द्वारा किया गया है। अगले 20 वर्षों का वर्णन शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी
अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा किया गया है। इस खंड में मनसबदारों की एक सूची भी मिलती है। और तीसरा है शाहजहाँ के शासनकाल के 21 से 30 वर्ष का वर्णन मोहम्मद वारिस द्वारा किया गया है। तो इन तीनों ने इसका पादशाहनामा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मार्को पोलो की भारत यात्रा यानी कि 1271 ईस्वी ने यूरोप में किस कारण से अत्यधिक ख्याति प्राप्त की, यानी किस कारण से ये विख्यात हुआ। तो किस कारण से विख्यात हुआ, तो हम उसका ये आंसर देख लेते हैं। वो है उसके पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं के विवरण के लिए, इसके लिए इसे ख्याति प्राप्त हुई। इस प्रश्न का विश्लेषण देखते हैं। मार्को पोलो की भारत यात्रा की ख्याति देख लेते हैं। तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आए वेनिस निवासी मार्को पोलो ने दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का सजीव वर्णन किया है। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उन्होंने पूर्वी देशों के धार्मिक, सामाजिक एवं व्यापारिक अवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया है। अतः कथन 3 सही है, सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत भ्रमण पर आए यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दे रखे हैं और ये इसमें भारत के भ्रमण से संबंधित है, यानी कि भारत की यात्रा की है। तो पहला है हेरात, अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने दिल्ली तथा दौलताबाद का भ्रमण किया है। तो ये कथन कैसा है हमारा, ये कथन हमारा गलत है। क्यों गलत है, तो अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने दिल्ली और दौलताबाद का नहीं, इन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी। किसकी, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, याद रखना। अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो वो दिल्ली का भ्रमण क्यों करेंगे जब विजयनगर की यात्रा की, तो इसलिए पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। अगला है इब्न बतूता दिल्ली तथा दौलताबाद दोनों का विस्तृत लेखा उपलब्ध कराता है। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। क्यों, इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था, ये मोरक्को का यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में राज दरबार में आया था। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी भी नियुक्त किया था, काजी नियुक्त किया। तो इसलिए इसने दौलताबाद और दिल्ली का लेखा उपलब्ध कराया है। अगला है फ्रांसवा वर्नियर के अनुसार मुगल भारत में भूमि में कोई निजी संपत्ति नहीं थी, कोई निजी संपत्ति नहीं। तो ये भी हमारा कथन सही है। इसमें आंसर कौन सा होगा, 2 और 3 ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो केवल 2 और 3 सही हैं और इसमें हमसे सही कथन पूछा हुआ है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है अब्दुल रज्जाक 1442 से 43 ईस्वी में भारत आया था। उसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। किसके शासनकाल में किया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ये भी याद रखना, अब्दुल रज्जाक 1442 से 43 में ईस्वी में भारत आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और उसने तत्कालीन सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का विस्तार वर्णन किया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। अगला है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यानी कि 1333 ईस्वी में राज दरबार में काम करता था, जिस कारण से उसे दरबारी राजनीति का व्यावहारिक ज्ञान था। उसने दिल्ली व दौलताबाद के विषय में विस्तार से लिखा। अतः कथन हमारा 2 सही होगा। अगला है फ्रांसीसी चिकित्सक फ्रांसवा वर्नियर मुगल काल में भारत आया था। इसके अनुसार मुगल साम्राज्य में कोई निजी संपत्ति नहीं थी तथा प्रत्येक भूमि ताज के अधिकार में थी। तो इसलिए हमारा कथन 3 भी सही होगा। इस प्रकार हमारा आंसर केवल 2 और 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बादशाह के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बादशाह के लेखक कौन है, यानी कि बादशाह नामक, ये एक बादशाह नामक शीर्षक के अंतर्गत आता है और इसके लेखक कौन है, अब्दुल हामिद लाहौरी इसके लेखक हैं। याद रखना, बादशाह नामा के लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या बादशाह की रचना अब्दुल हामिद लाहौरी ने की थी। वस्तुतः बादशाह नामक शीर्षक के अंतर्गत शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन 2 भागों में किया गया है। इसे 3 इतिहासकारों ने लिखा है। याद रखना, बादशाहनामा ये 3 लेखकों ने लिखा है। इसमें इसका नाम एक लाहौरी भी है। तो इसे देख लेते हैं। तो पहले अमीनी काजवीनी द्वारा प्रथम 10 वर्षों का वर्णन किया गया है, जिसे बादशाहनामा शीर्षक दिया गया है। अगला है अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा
20 वर्षों का वर्णन तथा मोहम्मद वारिस द्वारा शाहजहाँ के शासनकाल के 21 से 30 वर्षों तक का वर्णन किया गया है, जिसे बादशाहनामा शीर्षक से जाना जाता है। अतः विकल्प ए सही है। किसके नाम किसने किया? अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाह नामक शीर्षक से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा व्रत मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता आया था, उसने रोहिला में इसका वर्णन किया है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इब्न बतूता का रोहिला। इसका भी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था, जो लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। उसे सुल्तान द्वारा काजी नियुक्त किया गया। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक किताब उल रहेला में उल्लेखित किया है। अतः विकल्प हमारा ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे मिलान पूछा हुआ है, सुमेलित सही सुमेलित पूछा हुआ है। तो सही सुमेलित देख लेते हैं। पहला है अब्दुल वहीद बेलग्रामी। अब्दुल वहीद बेलग्रामी इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? हक़ैक़ ए हिंदी। हक़ैक़ ए हिंदी अब्दुल वहीद बेलग्रामी द्वारा लिखी है। अगला है नक्शवी। नक्शवी ने कोक शास्त्रा लिखी है। अगला है औरंगजेब। औरंगजेब ने फतवा ए आलमगीरी। औरंगजेब ने फतवा ए आलमगीरी लिखी है। अगला है गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। तो हमारे चारों ही आमने सामने सुमेलित हैं। तो कौन सा सही होगा? 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में सही मिलान दे रखे हैं। तो अब्दुल वहीद बेलग्रामी ये हक़ैक़ ए हिंदी के हैं। नक्शवी कोक शास्त्रा, औरंगजेब फतवा ए आलमगीरी, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमसे सही मिलान पूछा हुआ है। इसमें भी हमसे सही मिलान पूछा हुआ है। तो पहला है विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी है। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। अगला है फ़कीरुल्लाह खान। फ़कीरुल्लाह खान ने क्या लिखा है? तो राग दर्पण। राग दर्पण फ़कीरुद्दौला खान। राग दर्पण फ़कीरुद्दौला खान। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये सभी को पता है, इसके हैं पद्मावत। इन्होंने लिखी है पद्मावत। अगला है कलहण। तो ये भी सभी को पता है, राजतरंगी कलहण की। इसके सही मिलान देख लेते हैं। सही मिलान कौन से होंगे? तो ए पर 2 और बी पर 4। ए पर 2 और बी पर 4 ऑप्शन बी में दे रखे, तो ऑप्शन बी राइट होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या में मिलान को देखते हैं, सही मिलान कौन कौन से हैं। इसके मिलान दे रखे हैं, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, फ़कीरुद्दौला खान राग दर्पण, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत और कलहण राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, तूतीनामा के रचनाकार कौन है? तो तूतीनामा के रचनाकार तो ये हैं जियाउद्दीन नक्शवी। जियाउद्दीन नक्शवी इसके रचनाकार हैं। जिया नक्शवी इसके रचनाकार हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, जिया नक्शवी दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं को फारसी में अनुवाद किया। याद रखना, पहला ऐसा व्यक्ति कौन था? जिया नक्शवी, जिसने संस्कृत कथाओं को किसमें? फारसी में अनुवाद किया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में तूतीनामा फारसी में लिखी गई, जिसका अनुवाद तुर्क एवं यूरोपीय भाषाओं में किया गया। तूतीनामा फारसी में लिखी गई, जिसका अनुवाद तुर्क एवं यूरोपीय भाषाओं में किया गया। अगला प्रश्न हमारा, विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज़ाक समरकंदी का संबंध किस देश से है? तो अब्दुल रज़ाक समरकंदी का संबंध इसका हेरात से है। हेरात से इसका संबंध है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो 15वीं शताब्दी में विजयनगर का विवरण प्रस्तुत करने वाले राजनयिक अब्दुल रज़ाक समरकंदी का संबंध हेरात से है। हेरात ये पाकिस्तान में, वो अफगानिस्तान से था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यात्री और भारत की यात्रा का समय। यात्री और भारत की यात्रा का समय। तो अलबरूनी कब आए थे? तो अलबरूनी भारत 11वीं शताब्दी में आए थे। 11वीं शताब्दी में अलबरूनी आए थे। अगला है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता
ये 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे, यानी कि MBT के समय आए थे। कौन? इब्न बतूता। अगला है फ्रांसवा वर्नियर। तो फ्रांस वर्नियर ये 17वीं शताब्दी में आए थे। ये 17वीं शताब्दी में आए थे। प्रश्न क्या था हमारा? उपरोक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमसे नहीं कथन पूछा हुआ है, तो तीनों सुमेलित नहीं है। तीनों क्या है? सुमेलित नहीं है। तो किसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। इनको देख लेते हैं एक बार इसकी व्याख्या। तो अल बरूनी 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आए थे। इब्न बतूता ये 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आए थे। और फ्रांसवा वर्नियर 17वीं शताब्दी में ये फ्रांस से आए थे। अगला प्रश्न है, अल बरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि अल बरूनी ने किताब लिखी है किताब उल हिंद, इसके संदर्भ में विचार करना। पहला कथन है, ये अरबी भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। एकदम ये सही है कथन कि ये अरबी भाषा में लिखी गई। अगला है, सामान्यतः इसके प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से की गई है। ये भी कथन सही है। और इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 80 अध्याय हैं। ये भी याद रखना, 80 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से की गई है। अगला कथन देखते हैं इसका। अगला कथन है, इसमें अल बरूनी ने खगोल तथा माप तंत्रों विज्ञान संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की है। तो ये भी कथन हमारा सही है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? इसमें सही कथन पूछा हुआ है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या है, किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में की गई थी, जिसमें 80 अध्याय। सामान्यतः अल बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था। अतः कथन हमारा 1 और 2 दोनों सही होंगे। अगला है, अल बरूनी संस्कृत, पाली एवं प्राकृतिक ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद तथा रूपांतरण से परिचित थे। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा संबंधी कृतियों भी शामिल थीं। इन ग्रंथों की लेखन शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। उसका यह ग्रंथ धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियाँ, मूर्ति कलाएँ, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। अतः कथन हमारा 3 भी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोहेला निम्नलिखित में किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? तो किसका है? अभी आपको बताया, ये इब्न बतूता का है। इब्न बतूता का है रोहेला, किताबुल रोहेला। और ये मोरक्को यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। इसकी व्याख्या देखते हैं। इब्न बतूता ने रोहेला की रचना की है। रोहेला उसका यात्रा वृत्तांत है जो अरबी भाषा में लिखा गया है। वह मोरक्को का निवासी था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इब्न बतूता, उसका जन्म तंजीर में हुआ है। उसका जन्म कहाँ हुआ है? तंजीर में हुआ है। तो यह कथन हमारा बिल्कुल सही होगा। पहला कथन है इसमें, उसने 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज की जानकारियाँ दी हैं। उसमें 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज की जानकारी दी है। तो ये भी सही है। अगला है, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित थे। क्या थे? पूर्णतः सुरक्षित थे। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि उसमें लुटेरे जो थे वो लूट लेते थे। लुटेरे लूट लेते थे, तो इसलिए पूर्णतः सुरक्षित नहीं थे, असुरक्षित थे। तो इसलिए कथन 3 गलत हो जाएगा। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कौन से है? तो 1 और 2 कथन सही है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए हो। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या है, इब्न बतूता ने 14वीं सदी के समाज की जानकारियाँ प्रस्तुत की हैं। अतः कथन हमारा एक सही हो है। अगला है, इसका जन्म तंजीर, मोरक्को के एक सम्मानित परिवार में हुआ था, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया की विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। अतः कथन 2 भी सही है। अगला, इब्न बतूता के वर्णन के अनुसार राजमार्ग लुटेरों से सुरक्षित नहीं थे। लुटेरों से सुरक्षित नहीं है। अतः कथन 3 हमारा गलत होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि गलत कथन हमसे पूछा हुआ है। तो पहला कथन है, उसने दिल्ली के सुल्तान
मोहम्मद बिन तुगलक की कला एवं साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो ये कथन बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय आया था और इसके ही दरबार में काजी नियुक्त हुआ था। वह मुल्तान और कच्छ के रास्ते दिल्ली पहुंचा। मुल्तान और कच्छ के रास्ते से दिल्ली पहुंचा, तो ये भी कथन हमारा सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगला है ऑप्शन डी है, श्रीलंका में भी उसे काजी का पद प्रदान किया गया था। तो ये कथन गलत होगा। श्रीलंका में नहीं, उसे काजी का पद मालदीप में नियुक्त किया गया। कहाँ, याद रखना, मालदीप में। मालदीप में उसे काजी का पद नियुक्त किया गया। लगभग 18 महीने तक मालदीप में रहा था। इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? तो असत्य कथन पूछा हुआ है, गलत कथन। तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसे मोहम्मद बिन तुगलक की कला और साहित्य के रूप में दयाशील संरक्षक छवि ने आकर्षित किया। अतः कथन एक सही है। वह मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली आया। अगला है इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी द्वैता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया और 1342 ईस्वी में उसे मंगोल शासक के पास राजकीय दूत के रूप में भेजा। अतः कथन सी भी सही है। अगला है, अपनी नई नियुक्तियों के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। वह मालाबार से मालदीव गया, जहां उसने 18 महीनों तक काजी के रूप में काम किया। मालदीव में 18 महीनों के रूप में काजी में काम किया, श्रीलंका में काम नहीं किया, इसलिए विकल्प डी हमारा गलत होगा। अगला है, चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है। ये भी पॉइंट याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 युग्म दे रखे हैं, उन पर हमें देखना है। तो यात्री दे रखे हैं और दे रखे हैं इनकी विशेषता। तो हमारा पहला है बारबोसा। बारबोसा उत्तर भारत के समाज में व्यापारी का वर्णन करता है। तो बारबोसा की बात हो रही है, तो ये उत्तर भारत का नहीं, उत्तर भारत के समाज और व्यापार का वर्णन नहीं करता। किसका करता है? दक्षिण भारत का। याद रखना, बारबोसा दक्षिण भारत के समाज व व्यापार का वर्णन करता है। किसका? दक्षिण भारत का। तो इसलिए एक तो इसकी ये मिलान हमारा गलत हो जाएगा। ये मिलान तो गलत हो जाएगा। बारबोसा दक्षिण भारत के समाज एवं व्यापार का वर्णन करता है। अगला है टेवनियर। टेवनियर भारत की तुलना ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य से की जाती है। यानी कि टेवनियर ने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की है। तो ये कथन हमारा एकदम सही है। टेवनियर ने ही भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की है। अगला है मनुची। मनुची कभी यूरोप वापस नहीं गया, भारत में ही बस गया। तो ये भी कथन सही है कि मनुची भारत से वापस नहीं गया। इसलिए कौन सा कथन हमारा सही होगा इसमें? सही सुमेलित कौन से हैं? तो सही सुमेलित हैं 2 और 3। 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बारबोसा दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण लिखा है। तो दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण लिखा है, तो इसलिए युग्म एक गलत होगा। अगला है टेवनियर फ्रांसीसी जौहरी था। उसने 6 बार भारत की यात्रा की। वह भारत की व्यापारिक स्थितियों में बहुत प्रभावित था। उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की है। इसलिए कथन 2 सही है। अगला है मनुची इटली का चिकित्सक था। वह यूरोप कभी वापस नहीं गया, भारत में ही बस गया। ये याद रखना, मनुची जो था इटली का एक चिकित्सक था और ये भारत कभी वापस नहीं गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अल बरूनी द्वारा जाति व्यवस्था पर दिए गए विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं और इन पर हमें विचार करना है। पहला कथन है हमारा अल बरूनी के संबंध में है। तो जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या तथा अपवित्रता की मान्यता दोनों को अस्वीकार किया। यानी कि जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या तथा अपवित्रता की मान्यता दोनों को स्वीकार किया। तो ये क्यों स्वीकार किया?
तो इसने ब्राह्मणवादी को तो स्वीकार किया, लेकिन अपवित्रतावादी को स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया, तो इसलिए हमारा ये पहला कथन गलत हो जाएगा। ब्राह्मणवादी को तो स्वीकार कर लिया, पर अब पवित्रता को अस्वीकार कर दिया, यानी कि मना कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, उसने भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों का तथा मनुस्मृति आदि का अध्ययन किया। क्या किया? आदि का अध्ययन किया। तो इसलिए ये कथन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसने इन सभी का अध्ययन किया था। तो कथन हमारा 2 सही है। तो आंसर कौन सा सही होगा? केवल बी सही होगा, केवल 2 सही है। इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, व्याख्या जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अलबरू ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। यानी कि ब्राह्मणवादी की व्याख्या को तो मानते थे, लेकिन अपवित्रता को अस्वीकार कर दिया। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी, अतः कथन 1 हमारा गलत होगा। अगला है इसमें, उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति का सहारा लिया, इसलिए कथन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, उसके अनुसार यहाँ अधिकांश शहरों में भीड़भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे, जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। दिल्ली एक विशाल आबादी वाला शहर था, जो भारत में सबसे बड़ा था। यानी कि ये इसके वाक्य दे रखे हैं। ये वाक्य किसके हैं, ये हमसे पूछा हुआ है। तो प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से किस यात्री के यात्रा वृत्तांत से संबंधित है? तो उसने दिल्ली के बारे में बात की है, तो इसमें कौन सा होगा? इब्न बतूता सही आंसर होगा। इब्न बतूता ने ही कहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो उपयुक्त पंक्तियां इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से संबंधित हैं। उसके वर्णन के अनुसार यह अधिकांश शहरों में भीड़भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे, जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। दिल्ली एक विशाल आबादी वाला शहर था, जो भारत में सबसे बड़ा था। उल्लेखनीय है कि उसने दौलताबाद यानी कि महाराष्ट्र के विषय में लिखा कि यह एक ऐसा शहर था जो आकार में दिल्ली को चुनौती देता था, अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता द्वारा भारत के विषय में दिए गए वर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन हमारा सही नहीं है? तो चलिए चारों कथनों को एक बार देख लेते हैं हम। पहला कथन है, बाजार सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। बाजार सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे, तो ये कथन हमारा सही है। अगला है, भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण सुल्तानों द्वारा नहर का निर्माण करवाकर सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था। तो हमारा ये कथन गलत है। क्यों गलत होगा? तो कृषि का अधिक उत्पादनकारी सुल्तानों द्वारा नहर का निर्माण करवाना नहीं था। वो क्या कारण था? वो कारण था उसका उत्पादन भूमि थी। भूमि कैसी थी? उपजाऊ भूमि थी। भूमि वहाँ की उपजाऊ भूमि थी, इसलिए ये कारण था। तो कथन हमारा बी गलत हो जाएगा। तो हमसे आंसर में पूछा है नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी नहीं है, तो ये आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय माल की मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में मांग थी। तो ये भी कथन हमारा सही है कि भारतीय माल की मांग मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया में मांग थी। अगला कथन है, भारतीय सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन का निर्यात किया जाता था। तो ये भी कथन हमारा सही है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि बाजार आर्थिक विनिमय के ही नहीं अपितु सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था, अतः विकल्प ए हमारा सही है। अगला पॉइंट है, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय कृषि का उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव होता था, अतः विकल्प बी
गलत होगा। उपजाऊ भूमि था, ना कि सिंचाई की अधिक व्यवस्था। अगला है, उसके अनुसार उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी। भारतीय कपड़ा, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। महीन मलमल की कई किस्में इतनी महंगी थीं कि उन्हें अमीर वर्ग के लोग ही पहन सकते थे। अतः विकल्प बी और डी दोनों सही है, सी और डी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है? तो सती बालिका मार्मिक का सही वर्णन प्रस्तुत किया है, तो ये किया है बर्नियर ने। बर्नियर ने जो बालिका सती हुई थी, 11 वर्ष की बालिका सती हुई थी, उसका मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है बर्नियर ने, याद रखना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक 12 वर्षीय बालिका के सती होने का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया था, जो उसने लाहौर में देखा था। यहाँ पर 12 देख लें, 12 वर्षीय बालिका के सती होने का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। किसने किया है? बर्नियर ने। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता तथा विभिन्न यात्रियों द्वारा वर्णित महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, दासियों को गुप्तचर व्यवस्था से जोड़ा गया था। तो यह कथन सही है, क्योंकि दासियां गुप्तचर व्यवस्था से जुड़ी हुई थीं। कथन दूसरा है, महिलाएं कृषि तथा कृषि से इतर होने वाले उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। तो ये भी कथन सही है, जो महिलाएं थीं वो कृषि और कृषि से इतर होने वाले उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। अगला है, वे व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ी हुई थीं। ये भी कथन सही है, जो महिलाएं व्यापारिक परिवार से थीं वो व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ी हुई थीं। तो ये भी तीनों कथन हमारे सही हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही है कौन सा कथन? तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1 और 2 और तीनों सही हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, इब्न बतूता के अनुसार स्त्रियां गुप्तचर व्यवस्था से भी जुड़ी हुई थीं। मुखबिरी के लिए महिला सफाई कर्मियों की नियुक्ति का भी वर्णन किया गया है, मिलता है। अगला है, महिला का कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण स्थान था, अतः कथन 2 सही है। अगला कथन है, व्यापारिक परिवारों में आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी, अतः कथन 3 हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहले में पुस्तक है, दूसरे में हमारे लेखक दे रखे हैं। तो पहला है बादशाह। बादशाह का विवरण किसने लिखा है? तो बादशाह का विवरण लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी। हुमायूंनामा ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। चार चमन चंद्रभागा ने लिखा है। और मुंतखाब उल तवारीफ ये अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखा है। किसने लिखा है? अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखा है। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा? तो कौन सा होगा? 4 3 2 1 4 3 2 1। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। चार चमन चंद्रभागा। मुख्ताब उल तवारीख ये अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखा है। अगला प्रश्न है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई। तो एकदम सही है, बादशाहनामा शाहजहां के काल में ही लिखी गई। ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने ही बादशाह लिखी है, और ये आपके सामने दे रखा है। अगला है, विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, यानी कि विलियम जोन्स द्वारा। तो ये कथन हमारा गलत होगा। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद हेनरी बेवरिज ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेवरिज ने किया था। विलियम जोन्स ने तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी।
तो अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद हेनरी बेवरी ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेवरी ने। दूसरा कथन गलत है, एक कथन हमारा सही है, और सही कथन पूछा हुआ है तो केवल एक आंसर होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, अब्दुल फजल के शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा बादशाह लिखी गई। शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। बाद में शाहजहां के वजीर शहादुल्ला खान ने उसमें सुधार किया, अतः कथन एक सही है। अगला पॉइंट है, 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। उसमें कई भारतीय पांडुलिपियों का संपादक, प्रकाशन तथा अनुवाद किया। अकबरनामा और बादशाह के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरी द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। अतः कथन 2 गलत होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आलमगीरनामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो आलमगीरनामा किसके द्वारा किया गया? इसका संकलन तो ये किया गया मोहम्मद काजिम ने आलमगीरनामा पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासनकाल के पहले 10 वर्षों का इतिहास संकलन आलमगीरनामा में किया गया है। जो औरंगजेब के पहले 10 वर्ष का शासन है वो आलमगीरनामा में लिखा गया है, और ये मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 युग्म दे रखे हैं और इनसे सही सुमेलित बूझिए। एक तरफ है इतिहासकार और दूसरी तरफ है कृति, और इसमें से हमसे पूछा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित पूछा हुआ है। तो पहला है खफी खान, और इधर है मुंतखाब उत तवारीफ। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है बदायूं ने। किसने लिखा है? बदायूनी ने लिखा है। इसके लेखक कौन है? बदायूनी। खफी खान नहीं है, तो इसलिए एक तो असुमेलित हो जाएगा। दूसरा है हसन निजामी और फुतूह उस सलातीन नहीं है। फुतूह उल सलातीन किसने लिखा है? तो ये लिखा है ईसामी ने। किसने लिखा है? याद रखना, ईसामी ने फुतूह उस सलातीन लिखी है। अगला है जियाउद्दीन बरनी ने फतवा-ए जहांदारी लिखी है। तो तीसरा कथन हमारा सही होगा। तीसरा कथन सही हो तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। एक बार और देख लेते हैं। मुंतखाब उत तवारीख किसने लिखी है? बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखाब उल तवारीख लिखी है। और फुतूह उस सलातीन ये ईसामी ने लिखी है। और अगला है फतवा-ए जहांदारी, ये जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें सब साफ साफ लिखा है। तो पहला है मुंतखाब उल तवारीख नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बदायूनी। ये अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखी गई है, जिसे तारीख़-ए बदायूनी के नाम से भी जाना जाता है। तो मुंतखाब उत तवारीख को तारीख़-ए बदायूनी के नाम से भी जाना जाता है। अगले राइटर है खफी खान ने मुंतखाब उल लुबाब लिखी है। खफी खान ने नामक पुस्तक लिखी है। अगला है फुतूह उल सलातीन के लेखक कौन है? तो ईसामी है। फुतूह उल सलातीन के लेखक ईसामी है। तथा ताज उल मासिर के लेखक कौन है? हसन निजामी ताज उल मासिर के लेखक हैं। अगला है फतवा-ए जहांदारी या तारीख़-ए फिरोज़शाही ये जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। नीचे अन्य पुस्तक दे रखी है, उनको भी देख लेते हैं। तो पहली है तबक़ात-ए नासिरी, ये मिनहाज-ए-सिराज ने लिखी है। अगली है तबक़ात-ए अकबरी, ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है।
तबकाक ए अकबरी, ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। अगला है पादशाहनामा, ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। अगली है मिरात ए अहमदी, मिरात ए अहमदी, ये अली मोहम्मद खान ने लिखी है। मिरात ए अहमदी अली मोहम्मद खान ने लिखी है। इन पुस्तकों को एक बार देखकर याद कर लेना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सी पहली रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है। वह कौन सी रचना है, पहली रचना इसमें से बूझी है जिसमें अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है। तो वो कौन सी है, तो वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी है जिसमें इतिहास के लक्षणों का बोध होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में पहला है हर्षचरित। हर्षचरित में हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन का वृत्तांत है। यह बाणभट्ट द्वारा रचित है। तो हर्षचरित में हर्षवर्धन के जीवन से संबंधित है। अगला है विक्रमादेवचरित बिल्हण। विक्रमादेवचरित बिल्हण द्वारा रचित, जिसमें कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रम का वृत्तांत है। अगला है मूसिक वंश की रचना अतुल ने 11वीं सदी में की थी। तो मूसिक वंश की रचना किसने की थी, अतुल ने। कौन सी सदी में, 11वीं सदी में की। इसमें मूसिक वंश का वृत्तांत है, मूसिक वंश का वृत्तांत है। अगला है कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी को इतिहास लेखन का अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसमें कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का वर्णन है। राजतरंगिणी पहली ऐसी रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है। तो फिर एक बार से इसका रिवाज कर लेते हैं। तो पहला है हर्षचरित, ये हर्षवर्धन के जीवन वृत्तांत है। अगला है विक्रमादेव चरित। विक्रमादेव चरित ये बिल्हण ने लिखी है। विक्रमादेव चरित बिल्हण ने लिखी है और ये कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रम का वृत्तांत है। अगला है मूसिक वंश। मूसिक वंश अतुल ने लिखी है। इसमें मूसिक वंश का वृत्तांत है जिसका शासन उत्तरी केरल में था। अगला है कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी के इतिहास के लेखन का अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसमें कश्मीर के राजाओं का चरित्र चित्रण है और ये कल्हण ने लिखी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। हमसे सुमेलित इसमें पूछा है। तो तूतीनामा, यह है तूतीनामा। तो तूतीनामा को फिर पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। तो ये किसने लिखी है, ये लिखी है जिया नक्शवी। जिया नक्शवी ने तूतीनामा लिखी है। पिछले प्रश्न में देख चुके हैं, जिया नक्शवी ने तूतीनामा लिखी है। अगली है तबकाक ए नासिरी। तबकाक ए नासिरी ये मिनहाज सिराज ने लिखी है। मिनहाज ए सिराज ने लिखी है। मिनहाज ए सिराज ने तबकाक ए नासिरी लिखी है। अगला है फतू अल सलातीन। फतू अल सलातीन ये पिछले प्रश्न में देखें, ये ईसामी ने लिखी है। ये ईसामी ने लिखी है। ये पिछले प्रश्न में हम देख चुके हैं अभी। तो तूतीनामा जिया नक्शवी ने तूतीनामा, तबकाक ए नासिरी ये सिराज ने लिखी है और फतू अल सलातीन ये ईसामी ने लिखी है। तो तीसरे नंबर का कूट हमारा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन 20 में राइट होगा कि तीसरे नंबर का सही सुमेलित है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ये इसके सही मिलान दे रखे हैं। तो तूतीनामा जिया नक्शवी, तबकाक ए नासिरी मिनहाज ए सिराज और फतू अल सलातीन ये ईसामी ने लिखी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद ये अलबरूनी ने किसकी चर्चा की है, यानी कि किताब उल हिंद में जो अलबरूनी ने लिखी है वो किसकी चर्चा की है। तो किसकी चर्चा की है, तो उसमें कानून व्यवस्था की चर्चा की है, सामाजिक विभाजन की व्यवस्था की है और खगोल विज्ञान की भी चर्चा की है, धर्म एवं दर्शन की चर्चा की है और चिकित्सा विज्ञान की भी चर्चा की है। यानी कि पांचों की चर्चा की है। तो पांचों की चर्चा की है तो ऑप्शन डी राइट होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है किताब अल हिंद अलबरूनी द्वारा लिखी गई थी, जिसे तारीख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता था। इसमें भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन के विस्तृत वर्णन के साथ साथ यहाँ के ज्ञान विज्ञान की भी विस्तृत व्याख्या की गई। इसमें भारतीय धर्म दर्शन
खगोल एवं चिकित्सा विज्ञान, कानून, समाज का विभाजन आदि का वर्णन किया है, अतः विकल्प डी सही होगा, यानी कि सभी का विवरण दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहला है मुल्ला दाऊद, तो मुल्ला दाऊद ने कौन सी रचना लिखी है, तो वो लिखी है चंद्र चंदायन। और दूसरा है दामोदर कवि, दामोदर कवि ने लिखी है पद्मावती कथा, पद्मावती कथा दामोदर कवि ने। और याद रखना पद्मावत किसने लिखी है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। अगला है सोमनाथ, तो सोमनाथ ने राग बोध लिखा है। और यह है अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो ने आशिका लिखी है, आशिका, अमीर खुसरो ने आशिका। इसके सही कूट का मिलान देख लेते हैं, तो मिलान है ए पर 1 और बी पर 3, ए पर 1 बी पर 3 दोनों में दे रखा है। अगला है सोमनाथ सी पर 4, तो सी पर 4 ऑप्शन बी में दे रखा था, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके मिलान एक बार और हम देख लेते हैं फिर से, ये इसके चारों मिलान दे रखे हैं, तो मुल्लादायन चंदायन, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध और अमीर खुसरो आशिका। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है गुनियात उल मुनैया, गुलयान उल मुनैया, तो ये किसके साथ मिलेगा, ये मिलेगा फिरोज तुगलक के काल में संकलित एक संगीत ग्रंथ है ये। अगला है फतवा ए जहानदारी, फतवा ए जहानदारी, तो ये नंबर 2 के साथ मिलेगा, क्यों, राजनीतिक दर्शन प्रणाली से संबंधित है। फतवा ए जहानदारी, तो ये राजनीतिक दर्शन प्रणाली से संबंधित है। अगला है आदाब उल हर्ब व सुजात, आदाब उल हर्ब या सुजात, ये युद्ध कला से संबंधित है। अगला है खजाइन उल फुतू, खजाइन उल फुतू, ये अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का विवरण है, खजाइन उल फुतू। तो चारों आमने सामने सही सुमेलित हैं, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ना, तो गुनियात उल मुनैया ये फिरोज तुगलक के काल में संकलित एक संगीत ग्रंथ है। फतवा ए जहानदारी ये राजनीतिक दर्शन प्रणाली से संबंधित है। अगला है आदाब उल हर्ब या सुजात, ये एक युद्ध कला से संबंधित है। अगला है हमारा खजाइन उल फुतू, तो खजाइन उल फुतू ये अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का विवरण है। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या है गुनियात उल मुनैया 1374-75 ईस्वी में संगीत से संबंधित इस कृति के लेखक का पता नहीं चलता। गुजरात के गवर्नर के कहने पर इस पुस्तक की रचना की गई, जिसके पहले भाग में गीत यानी कि सुरूद और वाद्य यंत्रों मजामीर तथा दूसरे भाग में नृत्य यानी कि रक्स और संगीत सभाओं का नियम शरायत ए आदाब ए मजलिस के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। और फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक था, अतः गुनियात उल मुनैया फिरोज तुगलक के काल में संकलित एक संगीत ग्रंथ है। अगला है फतवा ए जहानदारी, ये जियाउद्दीन बरवी ने अपनी कृति में यह बताया है कि सल्तनत काल की राजनीतिक विचारधाराएं क्या होनी चाहिए, अतः यह ग्रंथ राजनीतिक दर्शन प्रणाली से संबंधित है। अगला है आदाब उल हर्ब या सुजात फक्र ए मुदाविर द्वारा लिखित इस कृति के लेखक ने राज्य संचालन और राजस्व के साथ युद्ध कला के सैद्धांतिक पक्ष को भी लिखा, अतः यह ग्रंथ युद्ध कला से संबंधित है। और इसकी थोड़ी व्याख्या रहेगी, उसे देख लेते हैं। तो खजाइन उल फुतू अमीर खुसरो ने अपने इस ग्रंथ में मलिक काफूर के दक्षिण भारत के सैनिक अभियानों का वर्णन विस्तार से किया। इस प्रकार यह ग्रंथ अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान जो मलिक काफूर के नेतृत्व में किया गया था का विस्तृत विवरण देता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो द्वारा रचित कृतियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो अमीर खुसरो द्वारा कृतियां कौन सी है, तो हस्म बिहिस्त ये अमीर खुसरो ने लिखी है।
मतला उल अनवर, ये भी अमीर खुसरो ने लिखी है। अगली है खजायन उल फतू, ये भी अमीर खुसरो ने लिखी है। और है नूर सिपीहर, नूर सिपीहर ये अमीर खुसरो ने लिखी है। तो उपरोक्त ये चारों कृतियाँ अमीर खुसरो की हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं। हस्त बिहिस्त, मतवा उल अनवर, खजायन उल फतू और नूर सिपीहर, नूर सिपीहर ये अमीर खुसरो ने लिखी हैं। चारों सही हैं, तो चारों सही हैं तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 1 2 3 4। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो अमीर खुसरो कवि, साहित्यकार, इतिहासकार, संगीतकार जैसी विभिन्न प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति। उन्होंने विशाल साहित्य की रचना की। उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में प्रमुख हैं। कौन कौन सी पुस्तक उनकी प्रमुख है? तो पहली है नूर सिपीहर, आशिका, खजाइन उल फतू, मतला उल अनवर और हस्त बेहस्त और तुगलकनामा। तुगलकनामा ये अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है अरब यात्री इस्तखरी के बारे में क्या सही नहीं है? जो अरब यात्री था इस्तखरी, इसके बारे में क्या सही नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन है वह खुरासान में खार्क का निवासी था। वह खुरासान में खार्क का निवासी था। तो पहला ही कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? वो खार्क का निवासी नहीं था, वो ईरानी शहर इस्तखर, ईरानी शहर इस्तखर का निवासी था। किसका? इस्तखर, ईरानी शहर इस्तखर का निवासी था। ईरानी शहर इस्तखर का निवासी था। कौन? इस्तखरी, इस्तखरी इस्तखर का निवासी था। उसने किताब उल अकलीम और मसालिक वल ममालिक लिखा है। यानी कि किताब उल अकलीम और मसालिक वल ममालिक ये दोनों कृतियाँ इस्तखरी ने लिखी हैं। अगला ऑप्शन डी है कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया। तो ये भी कथन सही है इसमें। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ए ऑप्शन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इस्तखरी ईरानी शहर इस्तखर का निवासी था। वह एक यात्री, लेखक और भूगोलवेत्ता था। उसने मसालिक उल ममालिक और अल अकलीम नामक ग्रंथों की रचना की है। अल अकलीम नामक ग्रंथों की रचना की है। तो दोस्तों ये प्रश्न यहीं तक थे। ये क्लास यहीं तक समाप्त होगी। अगली क्लास में हम अगले नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।